हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अब आज से ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू हो गए हैं। अगर आप है जो जल्दी ही रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा, अदरवाइज़ बाद में लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स ने है जो टाइमली फॉर्म सबमिट नहीं किया था और बाद में वो कोर्ट जा रहे थे या कहीं और स्ट्राइक वगैरह कर रहे थे। तो लास्ट टाइम तो क्या है, देखिए इलेक्शन से पहले की बात है, इसलिए गवर्नमेंट ने मान ली, या कोई और वजह भी हो सकती है कि साइट स्लो रही या कोई और भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप टाइम से फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद आप एकदम अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए और जो भी सिलेबस है आपका उसको थ्रोली फॉलो कीजिए। टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाई जा रही है। जनरल स्टडीज़ के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज जाके ज्वाइन कर लीजिए। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उसके बाद में आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट मिल जाएंगे, आपके सिलेबस के यूनिट वाइज टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे आपको, और बाद में आपको मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे। सो आपकी एक काफ़ी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है आपकी उसकी भी अभी 12 या 13 जुलाई से टेस्ट सीरीज शुरू करवा दी जाएंगी, उसका भी आपको अपडेट मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर वगैरह मिल जाएगा, आप कभी भी मैसेज छोड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड एंड पब्लिश द न्यूज़पेपर इंडियन मिरर। देखिए 11वां टेस्ट है, 10 टेस्ट पहले करवाए जा चुके हैं जिनमें हिंदी के भी है, इंग्लिश के भी है। इनमें से ऑप्शन है किस एडिटेड एंड पब्लिश द न्यूज़पेपर इंडियन मिरर। इंडियन मिरर, इट वाज एडिटेड एंड पब्लिश्ड in 1861 it was published, but it was edited and published by Manmohan Ghosh and Devendranath Tagore. So correct answer is Manmohan Ghosh and Devendranath Tagore. और ये कहाँ से पब्लिश होता था? It was published from Calcutta. क्वेश्चन वो ही करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। हर्मिट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। हर्मिट, इट इज सीन इन न्यूज एंड इट इज ये स्पाईवेयर, एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज इट इज मोर इन्वेसिव एंड मेलिशियस देन पेगासस। ये पेगासस से भी ज़्यादा आक्रामक, ज़्यादा डेंजर, ज़्यादा मेलिशियस है, पेगासस से भी ज़्यादा खतरनाक ये वायरस है। पेगासस का आपने नाम सुना होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्पाईवेयर है ये, और गवर्नमेंट एजेंसीज आर बिलीव टू हैव यूज्ड इट टू टारगेट आईफोन एंड एंड्रॉयड डिवाइसेज ऑल्सो। और कहाँ पे है ये चर्चा में अभी, इसका कहाँ पे पता चला है कि कहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी इसका यूज कर रही है। जैसे स्पाईवेयर का तो था कि इजराइल का है, इंडियन गवर्नमेंट पे भी एलिगेशंस लगे थे, वो शायद अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसका केस वगैरह। लेकिन ये जो है हर्मिट, ये है इटली एंड कजाकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जरूर नोट कर लीजिए। हर्मिट स्पाईवेयर है, इटली और कजाकिस्तान की जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो इसका यूज कर रही है, ऐसा माना जा रहा है। ज्योतिराव फुले टुक हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग बुक। ज्योतिराव फुले
इनके बारे में पहले भी टेस्ट में करवाया हुआ है और क्वेश्चन आता है इस तरीके की जो पर्सनैलिटीज़ है जो सोशल रिफॉर्म्स में या फ्रीडम मूवमेंट्स में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ज्योतिराव फुले टुक हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम द बुक द राइट्स ऑफ मैन। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इनको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? द राइट्स ऑफ मैन, इस बुक से। और ये बुक किसने लिखी थी? द राइट्स ऑफ मैन, इट वॉज रिटन बाय थॉमस पेन। थॉमस पेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आप। Which of the following states of India is surrounded by Bangladesh in 3 sides? कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो इंडिया का फिजिकल मैप है, फिजिकल और पॉलिटिकल मैप दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको ज़्यादा नहीं तो कौन सा स्टेट एक दूसरे स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है और जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कौन से स्टेट शेयर कर रहे हैं किस कंट्री के साथ, ओशियन के कोस्टल बेल्ट के जो हैं उनके साथ। इस तरीके से कुछ डिवाइडेशन में करके फिजिकल और पॉलिटिकल मैप आप ज़रूर इसका प्रिपेयर कीजिए। बिना मैप के आप 2 या 3 क्वेश्चन मिस कर जाओगे एग्जाम में, है जो आपको मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगता है। मैप को आप रेगुलर इस तरीके के क्वेश्चन मैप में देख के सॉल्व करोगे तो आपके लिए मैप ईजी हो जाएगा समझना। जो स्टेट 3 साइड से बांग्लादेश से सराउंडेड है वो है त्रिपुरा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस देखते हैं वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब ये आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो उससे थोड़ा सा अच्छा रहता है, अच्छा लगता है कि चलो आप भी सपोर्ट कर रहे हो। अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर इधर से फ्लो होती है तो ईस्ट से और वेस्ट इसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बारे में पूछा है, अरेंज करना है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इनमें से? ईस्ट से वेस्ट। देखिए ईस्ट से वेस्ट की बात करते हैं तो लोहित आती है, लोहित, और लोहित के बाद जो आती है इधर है वो धनसिरी है, धनसिरी ऑप्शन वाइज कर रहे हैं हम, देन मनास है एंड देन तिस्ता है। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक रिवर से ट्रिब्यूटरीज है, लोहित, धनसिरी, मनास और तिस्ता। ये इनका ईस्ट से वेस्ट में ऑर्डर है। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। सो 3, 2, 1, 4 ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। आप ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जरूर पढ़िएगा और कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, आने वाले एग्जाम में भी होपफुली पूछा जा सकता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कुसुम स्कीम? देखिए पहले तो ये देखना है कि कुसुम स्कीम क्या है। कुसुम इट इज किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये फुल फॉर्म है कुसुम स्कीम की। और ये किसके लिए है? दिस स्कीम टू हार्नेस द सोलर एनर्जी। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, सोलर एनर्जी से रिलेटेड। इसमें क्या है? इसमें रिप्लेस ऑल द डीजल पंप सेट्स विथ सोलर पंप। जो भी डीजल पंप सेट है उनको रिप्लेस किया जाएगा सोलर पंप से। And the excess power generated through solar panels will be purchased by the state government at a price that gives the farmer a good profit। इसमें किसान क्या करेंगे? किसानों के लिए स्कीम है जिसमें किसानों का जो डीजल पंप सेट है उसकी जगह सोलर पंप सेट लगाए जाएंगे और वो अपना खुद का यूटिलाइज कर लेंगे। उसके बाद में जो एक्सेस पावर जनरेशन होगा उसको स्टेट गवर्नमेंट परचेज करेगी किसानों से।
मैच करना है लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? देखिए, जो महलवारी सेटलमेंट है इट इज़ बिलोंग टू हॉल्ट मैकेंजी। सो ए का जो होगा फोर्थ वन। परमानेंट सेटलमेंट है, ये सभी को पता होगा लगभग हमें, बंगाल से कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस। रैयतवारी जो सेटलमेंट है इट इज़ बिलोंग टू थॉमस मुनरो एंड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बनारस इज जोनाथन डंकन। इनको आप नोट कर लीजिए और इनको ज़रूर आप रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं पहले भी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स? देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि आप किसी केस की सुनवाई करने के लिए जा रहे हैं तो आपने देखा होगा भी रिसेंटली जो वैकेशन बेंच है, वैकेशन बेंच में अर्जेंसी किसी हियरिंग की होती है तो जब भी होती है उसके पीछे कोई इमरजेंसी दिखनी चाहिए, अर्जेंसी दिखनी चाहिए। सो कई केसेज में जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, ये फंडामेंटल राइट है कि जान को खतरा है, इस तरीके की चीज़ें, या जो पर्सनल लिबर्टी है उसका इश्यू है, और उसमें फिर जब आर्टिकल 21 आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी फिर सबसे पहले सुनवाई करता है। ये अभी पिछले काफ़ी दिनों में ये देखा गया है कुछ केसेस में, और ये थ्रू आउट चर्चा में रहता है। फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ लीजिएगा, और वैसे तो उम्मीद है कि पता होंगे सभी को लगभग, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स है ये आर्टिकल 12 से और 35 तक है। मूलभूत अधिकार जो हैं ये है पार्ट 3 है संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। अब इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा है करेक्ट रिगार्डिंग द क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स। सो ये इनकरेक्ट है। द अगस्त ऑफर ऑफ 1940 इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स, ये भी इनकरेक्ट है। द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स, ये सही है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं was in favor of inclusion of fundamental rights, and that was Nehru report in 1928, and the committee is also known as the Nehru report committee, or the committee was headed by Motilal Nehru with Jawaharlal Nehru as a secretary of this committee, and the Nehru report was a draft of the constitution. So correct answer is C, third one। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड थे। मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास वर द फाउंडर ऑफ ए पार्टी नॉन एज, ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, ये फाउंडर थे किस पार्टी के? स्वराज पार्टी के। और स्वराज पार्टी इट वाज एस्टाब्लिश्ड इन 1923 में स्थापना की थी इसकी। कहाँ पे? जो गया में एनुअल कॉन्फ्रेंस थी उसमें, गया में जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें किया था इन्होंने। इसका मतलब भी यही होता है, स्वराज सेल्फ रूल, और इसको होम रूल जो महर्षि दयानंद सरस्वती और बाद में जो महात्मा गांधी है उससे भी जोड़ के देखा गया है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेयर इज राधानगर बीच सिचुएटेड, जो चर्चा में है वही क्वेश्चन आपके यहाँ लाए जाएंगे, जो वही करवाए जाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर इज राधानगर बीच सिचुएटेड? Radhanagar beach is situated in Andaman Island. It is situated in Andaman Island. और इस बीच की क्या है इसकी स्पेशलिटी? इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बीचेज इन एशिया, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज बीच नंबर 7
and why it is known as beach number 7? Because it is 7th best beach in the world, that's why it is called beach number 7. ये अभी चर्चा में है कुछ कारणों से. and it is situated in Havelock Island. कहाँ पे है ये? हैवलॉक आइलैंड. ये ध्यान रखिएगा, अंडमान आइलैंड में हैवलॉक आइलैंड. करेक्ट आंसर इज इंडिया, ए. Which among the following tropical grasslands and the area is correctly matched? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड द एरिया, कि ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड किस एरिया में है? सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड अफ्रीका, लेनोस ब्राज़ील, कंपोस वेनेजुएला. सो इसमें से पूछा गया है करेक्ट कोड कौन सा है. देखिए, जो नेचर ऑफ ग्रास कवर्स इट वेरीज फ्रॉम वन मेजर एरिया टू द लाइव स्टॉक, and the tropical grassland generally called savanna from the dominant type of vegetation cover in dry low latitude, and the typical examples are savanna, llanos and campos. So this savanna it is in Africa. ये करेक्ट है, फर्स्ट वन करेक्ट है. llanos की बात करें तो इट इज इन वेनेजुएला, and the campos is associated with Brazil. So correct answer is first only, first one is correct, second and third is incorrect. इनको आप जरूर पढ़िएगा थोड़ा, अदरवाइज आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है. ए इसका करेक्ट आंसर आएगा. In which year was the National Green Tribunal established? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी स्थापना कब हुई है? ये इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2010. ये 2010 में ये सेटअप हुआ है एक्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो. अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो, ये तो यूजीसी नेट का क्वेश्चन इस तरीके का हो गया, लेकिन ये पूछा गया है पहले कर, लेकिन अभी जो आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो इससे क्वेश्चन बनेगा कि जो एनजीटी के चेयरमैन है उनका टेन्योर कितना होता है. पहले तो ये भी पूछा जा सकता है कि एनजीटी के चेयरमैन किसको बनाया जाता है. सो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है वो बनते हैं इसके चेयरमैन, और इसके जो चेयरमैन है उनका टेन्योर होता है 5 ईयर, या तो 5 साल के लिए, या फिर अगर उनकी एज 70 ईयर तक, 70 ईयर या 5 साल, इसमें से जो पहले हो जाए वहाँ तक ही रहता है. इंटरेस्टिंग ये है, अभी जो एनजीटी के चेयरमैन हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, जस्टिस ए के गोयल. जस्टिस ए के गोयल, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट हुआ था जुलाई 2018 में, और जुलाई 2023 में इनके 5 साल पूरे हो रहे हैं, और जुलाई 23 में ही इनके 70 ईयर पूरे हो रहे हैं. सो ये इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन. अभी एनजीटी के चेयरमैन है ए के गोयल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? देखिए, आप इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इस तरीके की लिस्ट बना के रख लीजिए अपने अकॉर्डिंग. एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है. एक शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, 13 को जो लगा था अक्टूबर में, नॉट एन 30 को, 30 अक्टूबर को. नॉट एन आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है. इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? सो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेज नोट कर लें, एंड आउटपुट डिवाइसेज की जो इम्पोर्टेंट है वो नोट कर लीजिएगा. इसका जो करेक्ट आंसर है प्रिंटर,
प्रिंटर है जो प्रिंटर आर इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइस एंड दैट अलाउज यू टू प्रिंट डेटा ऑन पेपर, सो ये आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर ये भी है जो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर इट इज ए कंप्यूटर्स प्रिंसिपल आउटपुट डिवाइस एंड इट इज ऑफन नोन एज ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट ऑल्सो। विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी के नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं इसको। सो ये ध्यान रखिएगा। एंड कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस। कुछ इनपुट डिवाइसेज का मैं बता देता हूँ आपको कि इनपुट डिवाइसेज कौन से हैं। जैसे कीबोर्ड है, देन माउस है एंड टच स्क्रीन हो गया। ये कुछ इनपुट डिवाइसेज हैं। आगे और आपको टेस्ट में करवाते रहेंगे। इसका करेक्ट आंसर आएगा जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आउटपुट डिवाइस में देखिए आप प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, ये सब आउटपुट डिवाइसेज होती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मैचेज विच अमंग द अबव इज करेक्ट वन। करेक्ट कौन सा है ये देखना है। ISO 9001 it is a standard that indicates the requirement for a quality management system, so ये करेक्ट है। ISO 14001 ये एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है। इफेक्टिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ये। 18001 है, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। सो ये तीनों ही करेक्ट है, डी इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक एजुकेशन का आप देखिएगा, एजुकेशन उसमें कौन सा है। कंसिडर द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, बायोस्फीयर रिजर्व, एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया। Which among the above are established as per the provisions of वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखिए दो ध्यान में रखिए आप, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये नोट ध्यान रखिएगा, ये भी डायरेक्ट कई बार पूछा गया है। अब इसमें से ये जो हैं 5 अबव ये एस्टेब्लिश हुए हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग सेटअप हुए हैं वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। ये चर्चा में इसलिए क्योंकि अभी ये टेंशन का विषय है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, पहले भी मैंने आपको एक टेस्ट में करवाया है ये क्वेश्चन कि वो चर्चा में क्यों था एरिया। गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया 53वां छत्तीसगढ़ का। टेस्ट नहीं देखा है आप तो बाकी आप है जो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ से सारे तमाम जितने भी टेस्ट आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में भी जो टेस्ट करवाए वो भी देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में एक्चुअली क्या है कि अब वो एरिया भी कवर किया जा रहा है क्योंकि माइनिंग एक बहुत डेंजर इशू हो गया है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, उनके आसपास माइनिंग हो रखी है, हो रही है ज़्यादा। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अब ये टर्म आई है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। ये एक अमेंडमेंट प्रपोज किया है अभी एक्चुअल में, और ये इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की ये एक्ट में लाई है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है विच विल सेव सच एरियाज फ्रॉम द थ्रेट ऑफ माइनिंग। अभी क्या है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ये लीगल एंटिटी नहीं है इंडिया में। जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लीगल एंटिटी है, ऐसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर लीगल एंटिटी नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व भी लीगल एंटिटी नहीं है, एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरिया है वो भी लीगल एंटिटी नहीं है, ये दोनों ही है। सो ये एरियाज हैं जिनमें माइनिंग एक थ्रेट है, इसलिए अभी यहाँ प्रपोज अमेंडमेंट आया है। अभी देखते हैं उसका आगे नेक्स्ट क्या फर्दर होता है, आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। 1972 के अकॉर्डिंग जो करेक्ट है फर्स्ट एंड सेकंड है। जो इसका
कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड यह भी चर्चा में है बिकॉज ऑफ G20 मीटिंग। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है इट इज बेस्ड इन लंदन, करेक्ट देखना है। ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है ये एस्टैब्लिश हुआ था 2009 में। और इसका जो ये बेस्ड है, ये बेस्ड लंदन में नहीं है। एक्चुअली ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है उसका डिस्कशन हुआ था 2009 में, जो G20 की मीटिंग हुई थी उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का ये बनाया था, ये एस्टैब्लिश हुआ था, जो लंदन में 2009 में अप्रैल में हुई थी। उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर्म बनाया था एक। लेकिन ये कहाँ पे बेस्ड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड? इट इज़ बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, बेसल स्विट्जरलैंड में है ये। इट हैज सक्सीडेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर्म, ये सही है। इट्स मेंबर्स आर ओनली G20 कंट्रीज, G20 कंट्रीज के ही मेंबर है, ऐसा नहीं है। यूरोपियन कमीशन के लोग भी, जो कंट्रीज है यूरोपियन कमीशन में, वो भी इसके मेंबर हैं। सो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट वन कौन सा है? ओनली सेकंड वन, सी इज द करेक्ट आंसर। ये अभी G20 की मीटिंग की वजह से इसका फिर से जिक्र आया है, चर्चा में रहा है कि इसको और इसमें रिफॉर्म किया जाए। ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमेटी सिविल एविएशन सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड इन इंडिया। आप जानते हैं सभी एयर इंडिया का अभी प्राइवेटाइजेशन हुआ है, एयर इंडिया का। सो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और ये थ्रू आउट चर्चा में रहेगा आगे आगे, जैसे जैसे जो फ्यूल रेट इनकी बढ़ेंगी एविएशन सेक्टर की, या फिर जो इसका किराया वगैरह काफ़ी बढ़ चुका है पहले के बजाय, इसलिए चर्चा में रहेगा थ्रू आउट। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे सिविल एविएशन सेक्टर को नेशनलाइज किया था इंडिया में? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो सिविल एविएशन सेक्टर है वो नेशनलाइज्ड कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये नेशनलाइज जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है ये 1953 में नेशनलाइज हुई थी। नेशनलाइज हुई थी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ राजध्यक्ष कमेटी। राजध्यक्ष कमेटी, जो राजध्यक्ष कमेटी है इसकी रिकमेंडेशन पे, और उसके बाद ही एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिकमेंडेशन नेशनलाइजेशन इंडियन एयरलाइन या एयर इंडिया वर एस्टेब्लिश्ड टू कवर नेशनल एंड इंटरनेशनल रूट्स। बी इसका करेक्ट आंसर है, ये इंपॉर्टेंट है, दो ध्यान में रखना, 1953 और राजध्यक्ष कमेटी। बायोएथेनॉल इज ब्लेंडेड विथ व्हाट टू मेक ट्रांसपोर्ट फ्यूल। ये आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा ये ही इसी पे चर्चा में रहेगी, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो कंट्रीज हमें फ्यूल, जहाँ से हम जो क्रूड ऑयल बाय करते हैं या जो फ्यूल बाय करते हैं, वो लोग क्या है कि अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, चाहे प्राइस का मैटर हो या फिर जियोपॉलिटिकल मैटर हो या कोई डिप्लोमेटिक मैटर हो, तो वो रेट बढ़ा देते हैं प्रेशराइज करने के लिए। इसलिए इसका ये सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। मैंने लास्ट टेस्ट में भी बताया था कि 2025 तक इथेनॉल 25 पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा। अभी 10% अचीव कर लिया है, 2025 तक 25 का टारगेट अचीव करने का। उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में आने लग जाएंगी। सो बायोएथेनॉल इज ब्लेंडेड विथ व्हाट टू मेक ट्रांसपोर्ट फ्यूल? बायोएथेनॉल इज ब्लेंडेड विथ पेट्रोल टू मेक ट्रांसपोर्ट फ्यूल। ये इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल कैरियर सर्विस ई बुक?
NCS ई बुक, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. इट इज सेलिब्रेटिंग इट्स आइकॉनिक एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव. मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो अभी 75 फिफ्थ ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको लेके जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनसे पूछे जाएंगे. तो आप थ्रोली गूगल जाके और देख लीजिए जो अभी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है उस पे जो प्रोग्राम हो रहे हैं कहाँ कहाँ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज हम यहाँ तो आपको करवा ही देंगे. ये जो NCS ई बुक है ये लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने. सी इसका करेक्ट आंसर आएगा. Which institution released a report titled Payment Vision 2025? पेमेंट विजन 2025 ये किस इंस्टीट्यूशन ने अभी रिपोर्ट रिलीज की है? ये जो पेमेंट विजन 2025 है ये गाइडलाइन है पेमेंट्स को लेके और ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया है RBI ने. इसमें जो क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है जिन लोगों ने, तो ये जो क्रेडिट कार्ड का एक बार पेमेंट नहीं हुआ या डिले हो गया तो ये क्रेडिट कार्ड के जो एजेंट्स हैं जिनसे बनवा रखे हैं वो लोग क्या करते हैं, रात को 11 बजे फ़ोन करते हैं, सुबह 4 बजे फ़ोन करते हैं या आपके नॉन पर्सन को फ़ोन करते हैं, उनको हरास करते हैं या जो भी उनको लगता है जिससे पेमेंट उनको मिल जाएगा वो सब करते हैं. और उसी को लेके गाइडलाइन इशू की है, ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि बाय नाउ पे लेटर सर्विस को लेके और जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है CBDC उसको लेके, क्रेडिट कार्ड को लेके, जो क्रेडिट कंपोनेंट्स है बैंकिंग प्रोडक्ट्स का जिसको UPI बोलते हैं उसको लेके, कई चीज़ों को लेके. और ये इन्होंने गाइडलाइन जारी की है कि आप तरीके से पैसे लीजिए, लोगों को परेशान मत कीजिए, या आपको लगता है ये नहीं दे सकते तो उनको पैसा दीजिए मत. पेमेंट्स विजन 2025 ये इंपॉर्टेंट है. बी इसका करेक्ट आंसर आएगा. आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर सकते हैं अगर आपको यूजफुल लगता है. एज पर द IUCN's लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड हेरिटेज विच रीजन ऑफ इंडिया इज ऑफ ग्रेट कंसर्न. IUCN की जो अभी वर्ल्ड हेरिटेज की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का कौन सा रीजन ग्रेट कंसर्न में है, चिंताजनक कौन सा रीजन है? ये जो IUCN की वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक आई है इसमें वेस्टर्न घाट रिपोर्ट रिवील्ड दैट द कंजर्वेशन आउटलुक ऑफ माउंटेन चेन ऑफ द वेस्टर्न घाट इज ऑफ ग्रेट कंसर्न. माउंटेन चेन जो वेस्टर्न घाट की है इट इज ग्रेट कंसर्न. सी इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है. कोई भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या ईमेल करके पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जरूर डिस्कस करेंगे. करेवाज आर फर्टाइल एलुवियल सोइल डिपॉजिट्स फाउंड इन विच स्टेट यूटी. करेवाज आर फर्टाइल एलुवियल सोइल डिपॉजिट्स ये कहाँ पे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? करेवाज. देखिए दीज आर द आइडल प्लेस फॉर कल्टीवेशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, दीज आर यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ सैफरॉन, आलमंड, एप्पल एंड सेवरल अदर कैश क्रॉप्स. करेवाज आर फॉर कैश क्रॉप्स. और ये आपने अभी सुना होगा रिसेंटली, द करेवाज आर बीइंग डेस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ विकास. डेवलपमेंट के नाम पे डेस्ट्रॉय किया जा रहा है, ऐसा कुछ न्यूज में सुना होगा आपने. द हाईली फर्टाइल एलुवियल सॉइल डिपॉजिट्स ऑफ द कश्मीर वैली आर कॉल्ड करेवाज. सी करेक्ट आंसर है. The term carbon border adjustment mechanism, carbon border adjustment mechanism sometimes found in news is related to. देखिए
आपने रिसेंटली कुछ थोड़े से टाइम पहले, लास्ट मंथ या उससे लास्ट मंथ, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, कई बड़े छोटे हर प्लेटफॉर्म से सुना होगा, जो ये रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है उसको लेके कि इंडिया का स्टैंड क्लियर क्यों नहीं है या क्या है। वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज यही चाहते थे कि यूरोप का खुल के इसका यूक्रेन का करे और रशिया का, लेकिन इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक हिसाब से जो भी किया। जो एस जयशंकर है, डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि जब अफ़गानिस्तान में ये जो तालिबानी है इनकी सरकार बनी अफ़गानिस्तान में, उस टाइम पे इंडिया ने यूएन, यूरोपियन यूनियन सबके सामने ये चिंता जाहिर की। तब यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को कहा कि छोड़िए ये सब बातें, आप ट्रेड बढ़ाइए, अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाइए, हमारे साथ ट्रेड बढ़ाइए, ये सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, हम आपका साथ देंगे, आप हमारे साथ ट्रेड बढ़ाइए। ये ओपनली कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है जयशंकर ने कि जो यूरोपियन यूनियन है वो हमें एडवाइस कर रहा था कि आप ट्रेड बढ़ाइए, मतलब आप ट्रेड ज़्यादा करोगे तो ही वो अफ़गानिस्तान के मामले में मुंह खोलेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। तो वो सब इसको लेके अब यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है कि जो भी जैसे सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, या जो कार्बन इंटेंसिटिव प्रोडक्ट है, उन पे अभी एक कार्बन टैरिफ प्रपोज किया है इन्होंने। जैसे आप यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनसे ये जो सीमेंट है या इलेक्ट्रिसिटी जैसे कुछ प्रोडक्ट्स जो बाय करते हैं तो उस पर अब वो कार्बन टैरिफ लगाएंगे, टैक्स एक तरीके का लगाया है, और वो ये मैकेनिज्म है। और इसको नाम दिया गया उन्होंने यूरोपियन ग्रीन डील का नाम। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा यूरोपियन यूनियन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 recently seen in news is an initiative of Ocean Conference 2022. It is initiative of United Nations. इसमें 130 कंट्रीज, 130 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये कहाँ पे हुआ है कॉन्फ्रेंस? ये हुआ है पोर्चुगाल में। पोर्तुगाल में हुआ है। किस जगह हुआ है? लिस्बन। लिस्बन ये पोर्तुगाल में हुआ है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज नॉट ए वीडियो फाइल फॉर्मेट? इनमें से कौन सा वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है? AVI, MOV.MP4 ये सभी वीडियो फॉर्मेट है, ये वीडियो फाइल फॉर्मेट है। जो JPG है .jpg ये क्या है? ये पिक बोलिए या इमेज, इस तरीके का फॉर्मेट है ये। सो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक आपके क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, आने वाले टाइम में आपको रिसर्च ICT वगैरह के सभी करवाए जाएंगे। आप टेस्ट सीरीज कर लेते हैं तो बाकी फिर आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। टिप टिपे, टिप टिपे, ये टिप टिपी क्या है? आपने एक सुना होगा टिकटॉक बैन कर दिया, वैसा ही है टिप टिपी। इसका अल्टरनेट माना जा रहा है, टिकटॉक का इंडिया में अल्टरनेट माना जा रहा है किसको? ये टिप टिपी को। और ये है क्या? ये वीडियो शेयरिंग प्लेट है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि 3 कंप्यूटर इंजीनियरों ने मिलके आसाम के 3 कंप्यूटर इंजीनियरों ने ये डेवलप किया है वीडियो प्लेइंग एंड शेयरिंग एप्लीकेशन। इट इज़ ए वीडियो प्लेइंग एंड शेयरिंग एप्लीकेशन और इसका नाम है टिप टिपी। जो चाइनीज़ का था वो एप्लीकेशन टिकटॉक, उसका अल्टरनेट या उसका राइवल माना जा रहा है।
ये इट इज़ सेड टू बी ए सिक्योर एप्लीकेशन विथ प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऑल्सो। और ये कहाँ पे अवेलेबल है अभी प्रेजेंटली? ये इंडिया और सम फ्यू अदर कंट्रीज में भी ये अवेलेबल है। बी इसका करेक्ट आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा टिप टिपी को। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद कौन सा मूवमेंट शुरू किया, या इसकी क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? क्रिप्स मिशन का देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन कब स्टार्ट हुआ था? ये लगभग लेट 1942 के अराउंड 1942 के बाद से, और ये वाज फेल्ड अटेम्प्ट इन लेट मार्च 1942 बाय ए ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें क्या था एक्चुअली, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है इसमें इंडियंस उनको कोऑपरेट करें, फुल इसमें सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें। लेकिन इंडियंस ने ऐसा नहीं किया। पहले यही था कि आप वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कीजिए, बाद में हम आपको फुल इंडिपेंडेंस दे देंगे वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। लेकिन इंडियंस ने इसमें सपोर्ट नहीं किया और ये मिशन फेल्ड हुआ। इस मिशन को ऐड किया था जो वहाँ सीनियर मिनिस्टर थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा। और इसकी फेल होने के बाद ये मार्च में फेल हो गया, शुरुआत 1940 के अराउंड से लेट मार्च 1942 में फेल्ड हो गया। उसके बाद अप्रैल से शुरू हुआ, ये मार्च में विड्रॉ कर लिया था एक्चुअली इसको। इसके बाद से शुरू हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। जब इसको विड्रॉ कर लिया तो भारत छोड़ो आंदोलन। अभी आपने देखा होगा कि जब कोई विड्रॉ कर लेती है गवर्नमेंट या कोई कंपनी एजेंसी, तो लगता है कि दूसरा भी विड्रॉ हो जाएगा, ऐसा कुछ फिर मूवमेंट शुरू होता है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट? ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट GFAR, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये रिलीज करता है ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट? ये यूनाइटेड नेशन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है ये, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है इसका, वो रिलीज करता है। इसमें वर्ल्ड्स जो फॉरेस्ट रिसोर्स हैं उनका स्टेटस और ट्रेंड बताया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर डे पे, इंपॉर्टेंट डे पे पूछ लिया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? नेशनल एजुकेशनल डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 11th नवंबर। नेशनल एजुकेशन डे इज celebrated. And what is special in 11th November? It is the birthday of India's first education minister मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका बर्थडे है ये 11th नवंबर। और इसी दिन 11th नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल एजुकेशन डे इन इंडिया। And Maulana Abul Kalam Azad was a pioneer in developing the Indian education system post independence, because we can say it because UGC, ये क्वेश्चन इसीलिए लाया गया है, UGC and the first IIT, UGC and first IIT were established during his service period as a education minister। C इसका करेक्ट आंसर है। जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे जब यूजीसी और पहला आईआईटी एस्टैब्लिश हुआ था। विच एजेंसी डेवलप्ड प्रकाश पोर्टल? ये कौन सी एजेंसी ने डेवलप किया है प्रकाश पोर्टल? प्रकाश पोर्ट क्या है ये देखना होगा। प्रकाश इट स्टैंड्स फॉर पावर, रेल, कोयला, अवेलेबिलिटी थ्रो सप्लाई हार्मोनी। पावर, रेल, कोयला एंड अवेलेबिलिटी थ्रो सप्लाई हार्मनी। देखिए आप बीच बीच में सुनते होंगे कोयले की
कोयले की आपूर्ति बंद हो गई, कोयला ख़त्म होने वाला है गर्मी के वेदर में, समर वेकेशन में ज़्यादा सुना होगा आपने समर सेशन में। कोयले की कमी से लोड शेडिंग हो रही है, बिजली कटौती हो रही है। वो कमी तो कुछ कुछ थी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोल सप्लाई कंपनीज हैं, चाहे वो कोल इंडिया लिमिटेड हो, इनसे कोयला ले लेती है, उनको पेमेंट नहीं करती है। तो फिर ये एक टाइम बाद क्या पेमेंट नहीं मिलता है इनको, तो ये रोक देते हैं इनके कोयले की सप्लाई, और उसी वजह से पावर डिस्टर्बशन होता है, इनमें डिस्टर्बेंस आता है। फिर जैसे ये इसकी कोई इंस्टॉलमेंट या 50% या जितना भी पूरा पेमेंट करते हैं, उसके बाद इनको वापस से कोयले की सप्लाई मिलने लग जाती है। एक तो ये वजह है, और दूसरा रेल अवेलेबिलिटी, रेल की अवेलेबिलिटी के लिए वजह से भी टाइमली सप्लाई नहीं हो पाती है, ये भी एक रीज़न है। अब ये एक प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, डेवलप किया है। ये इसलिए डेवलप किया है, पहली बात तो ये प्रकाश पोर्टल इसलिए डेवलप किया है टू इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन पर्पज़ के लिए, किसके बीच में, पावर, कोल और रेल मिनिस्ट्री के बीच में, टू एंश्योर कोल सप्लाई टू पावर प्लांट। जो पावर प्लांट है उनको स्मूथली कोयले की सप्लाई हो सके, इसके बीच में इसलिए कोऑर्डिनेशन होगा पावर, कोल और रेल मिनिस्ट्री के बीच में। और ये किसने डेवलप किया है प्रकाश पोर्टल? इट इज़ डेवलप्ड बाय एनटीपीसी। सी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब कीजिए, और टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, यही राइट टाइम है। थैंक यू।